विद्यार्थियों के हित में बढ़ते कदम। 20 से अधिक ऑनलाइन कोर्सेज के साथ आ रहे हैं हम। अब उत्तर प्रदेश में भी उत्कर्ष। हेलो एंड वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं अनुभव जायसवाल, रीजनिंग मेंटर। आज आप सभी लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म उत्कर्ष क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, यहां हम लोगों ने रीजनिंग में कहीं यूपीएसआई का पूरा जो सेट स्टार्ट किया था वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, और लास्ट क्लास में हमने एक पार्ट करीबन 20 से 21 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराया था। तो चलिए उसी पार्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं यूपीएसआई के एग्जाम्स में और कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे आपकी रीजनिंग की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी और आपको सभी लेटेस्ट पैटर्न का पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को आपको तैयारी करना है, कैसे उन क्वेश्चंस को डील करना है और आसानी से रीजनिंग के सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में इस 2017 के पेपर में अगर आप सभी क्वेश्चंस को देखो तो कहीं ना कहीं रीजनिंग के लेवल को बहुत ऊपर ले गया गया। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो यूपीएसआई का ये जो पहला क्वेश्चन है, देखिए आप इसमें क्या आया हुआ है। तो ये पूर्व धारणा पूर्वानुमान का क्वेश्चन है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बताएं। देखिए, निम्न प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो पूर्वानुमान 1 और 2 शामिल है। बार बार मैं बोलता आया हूं बच्चों, इसको आप मिस ना करें। अगर एग्जाम में पूर्वानुमान ना लिखे, पूर्व धारणा भी दिया हो, तो इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करनी है। तो पूर्व धारणा भी होता है, पूर्वानुमान भी होता है। इसी को इंग्लिश में बच्चों अजम्पशंस भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें लिखा है आपको कथन में सब कुछ सत्य मानकर चलना है। कथन में सब कुछ सत्य मानकर चलना है और फिर दोनों पूर्वानुमानों पर विचार कर तय करना है कि कथन में दी गई जानकारी में से संदेश से परे कौन सा पूर्वानुमान कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन, अब देखिए बच्चे, कथन का मतलब क्या हो गया? तो इसका इंग्लिश मतलब स्टेटमेंट भी होता है, स्टेटमेंट कहते हैं। यहां हम लोग पूर्वानुमान को पूर्व धारणा भी कह सकते हैं और अजम्पशन भी कहते हैं। अजम्पशन, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को जानें ताकि इसमें कहीं कंसेप्ट्स आपका बन पाए। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से। यदि आप टंकन में निपुण हैं तो हम आपको लिपिकीय श्रेणी में भर्ती कर लेंगे। एक कंपनी का विज्ञापन है, वहां विज्ञापन में एडवर्टीजमेंट का केस है। बच्चों, एडवर्टीजमेंट के केस में क्या होता है, एक विज्ञापन निकाला गया है कि अगर आप टंकन में निपुण हैं तो हम आपको लिपिकीय श्रेणी में भर्ती कर लेंगे। एक कंपनी का विज्ञापन। अब देखिए, अगर कोई एडवर्टीजमेंट्स आती हैं तो आप इसके पहले क्या सोचा गया है, क्या सोचकर, क्या बात यहां पर कहीं ना कहीं छुपी हुई है, मान ली गई है, यही बात जो होती है उसको पूर्व धारणा कहते हैं। तो आपको इसमें से कोई नई बात नहीं निकालनी है, सिर्फ वो बात निकालिए जिसको खोज कर यहां से निकाला जा सकता है। देखिए, अगर आप देखिए, यदि आप टंकन में निपुण हैं, कहीं ना कहीं जो जॉब दी जा रही है, जो आपको कार्य दिया जा रहा है, उस कार्य में किसकी जरूरत पड़ेगी? टंकन का जरूरत पड़ेगा। और उसमें कैसे लोगों की जरूरत है? निपुण लोगों की जरूरत है। तो हम लोग आपको लिपिकीय श्रेणी में भर्ती कर लेंगे, एक कंपनी का विज्ञापन। अब देखिए, पहला पूर्व धारणा क्या है? लिपिक हेतु एक रिक्त पद है। तो बच्चों, कम से कम एक रिक्त पद तो जरूर होगा ही, तभी इन्होंने ऐसा एडवर्टीजमेंट निकाला। अगर रिक्त पद वहां है ही नहीं तो फिर ऐसा एडवर्टीजमेंट क्यों निकाला जाएगा? तो कम, यहां कह रहा है लिपिक हेतु एक रिक्त पद है, तो यह बात बिल्कुल यहां पर क्या है? सही है। अगर पद होता ही नहीं, पद खाली नहीं होता, तो फिर ऐसे एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत नहीं होती। ऐसे एडवर्टीजमेंट तभी आते हैं, ऐसे एड्स कंपनी तभी निकालती हैं, ऐसे विज्ञापन तभी निकाला जाता है जब वहां कोई भर्ती के लिए रिक्त पद मौजूद होता है। इसलिए पहला वाला बिल्कुल सही है। अब देखिए बच्चों, कई बार मैंने आपको बोला है कि अगर आपको अपने अजम्पशन में ये वर्ड मिल जाए, केवल, केवल या एकमात्र, कभी कभी कहते हैं एकमात्र, आपको मैंने ये भी बताया है। तो ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको कीवर्ड्स कहते हैं और ये लोग हमें हेल्प करते हैं अपने अजम्पशन को डिसाइड करने में कि ये सही है या गलत है। तो देखिए यहां पर क्या रह रहा है? कंपनी केवल टंकन जानने वाले को। तो देखिए यहां पर एक वर्ड का इस्तेमाल हो गया, केवल टंकन जानने वालों को ही भर्ती करेगी। तो ये बात वहां पर क्लियर नहीं है। हाँ, टंकन में निपुण तो होना चाहिए, पर केवल टंकन जानने वाले को, और कुछ उसे आता है या नहीं आता है, ये बात यहां पर नहीं है। इसमें तो कहा गया कि अगर आप उसमें निपुण हैं
तो निपुण है मतलब बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको वो चीज़ आती है तो, बट केवल टंकन जानने से ही ऐसा हो जाएगा तो ये बात वहाँ पर छुपी हुई नहीं आ रही, ये बात वहाँ का जो है पूर्वानुमान नहीं है, इसीलिए ये सेकंड वाला नहीं होगा। और सबसे पहले एक बात समझिए कि जब भी आपको ये केवल एकमात्र जैसे वर्ड यहां पर अजम्पशन में आ जाए तो फिर वो अजम्पशन जो होता है वो सही नहीं होता, वो अंतर्निहित नहीं होती है, इसीलिए सेकंड वाला यहां पर गलत है और फर्स्ट इसका सही है। तो इसमें आप केवल इस वाले को केवल पूर्वानुमान एक अंतर्निहित है, ये हमारा उत्तर होगा इस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षर समूह ज्ञात करें। देखो बच्चों यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में बार बार मैंने कहा है, आपको कई बार मैंने चीजें याद कराई है। डी का 4 होता है, जी का 7 होता है, आई का 9 होता है, एम का 13 होता है, ये सारी बातें कुछ हमें पता होनी चाहिए। और ये अगर पोजीशंस आपको याद है या हमारे यूपीएसआई के जो भी कोर्सेस हैं उसमें मैंने ये सारी चीज़ें अल्फ़ाबेट में याद कराया है कि इनकी पोजीशंस क्या हैं। तो देखिए एक बार इसको हम लोग रिपीट करते हैं। देखिए बी को देखें, अगर बी, डी और एच, तो बी का 2 है, डी का 4 है और एच का 8 है। अगर आप यहां पर एक रिलेशन देखें तो इंटू 2 है और यहां भी इंटू 2 है। दोनों पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना 4 होगा और 4 से 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसी तरह बच्चे सेकंड वाला अगर आप देखें डी, एच और पी देखिए तो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, तो इंटू 2 है और इंटू 2 है। इसमें भी जो रूल अप्लाई किया गया है वही सेम रूल यहाँ भी अप्लाई किया गया है। ई जे टी बच्चों, ई जे और टी अगर आप देखें तो यहाँ 5 है, यहाँ 10 होता है और टी का 20 होता है, तो गुना 2 है, यहाँ भी गुना 2 है। ठीक है, अब आप लास्ट वाला देखें बच्चों, एफ, एल और वाई, तो f का 6, यहाँ 12 और यहाँ 25, यहाँ तो इंटू 2 हो रहा है बच्चों, पर यहाँ इंटू 2 नहीं हो रहा है, जो कि यहाँ इन बाकी तीनों से ये रूल जो है अलग अप्लाई हो रहा है। इसलिए अगर पूछता है कि असंगत अक्षर समूह या बाकियों से भिन्न कौन है, या ऑड वन आउट, या क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा, जो डिफरेंट है वो FLY है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। यूपीएसआई में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके सारे सेट्स आप प्रैक्टिस कर लेंगे आप मेरे साथ, तो रीजनिंग के बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ये मैं आपको बोल रहा हूं। तो आप जरूर मेरे इस वीडियोस को देखें और इनको लाइक करें और कम से कम बच्चों शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए फिर से कोडिंग डिकोडिंग का ही ये क्वेश्चन है। HLPT कह रहा है बच्चों, HLPT, और यहां पर लिखा है EOM और W। अब बच्चों यहां पर H का कितना होगा 8, L का 12, 16 का 20 और P का 16 और T का 20, E का कितना 5, O का 15, M का 13 और W का कितना हो जाएगा बच्चों 23 हो जाएगा। ये इनके पोजीशंस हैं। अगर आप H का पोजीशन अल्फाबेट में देखोगे बच्चों तो 8 होता है, L का 12 होता है, P का 16 होता है और T का 20 होता है, जहां E का तो 5 है, O का 15 है, M का 13 है और W का 23 है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको एग्जाम में याद होती हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन में समय कम लगता है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन है बच्चों, तो 8 और 5 का अगर आप रिलेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा 8 और 5 का रिलेशन में -3 किया गया है। अच्छा, अब आप 12 से 15 का रिलेशन देखिए तो आपको पता चलेगा यहाँ +3 किया गया है। अच्छा, उसी तरह अगर आप 16 से 13 का देखें तो फिर से आपको -3 का रिलेशन मिलेगा, और 20 से 23 का देखें तो आपको +3 का रिलेशन मिल जाएगा बच्चों। इसका मतलब पहले वाले में क्या करना है, -3 +3 -3 और +3 करता जाना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगर आपको SWAE का चाहिए, अगर इसका पोजीशन चाहिए तो S कितना 19, W कितना 23, A कितना 1 और E कितना 5। अच्छा, अब आपको 19 में सबसे पहले क्या कर देना है, -3 करना है। 19 में -3 +3 -3 और +3 करना है। अच्छा, 19 में -3 करेंगे 16 आएगा बच्चों, 16, और 16 किसका होता है, P का होता है।
23 में प्लस 3 कर देंगे 26 आ जाएगा। 26 किसका होता है बच्चों? z का होता है। अब देखिए जब आप इसको माइनस करोगे तो यहां पर करीब 24 आ जाएगा। 24 पीछे चलना है बच्चों। पीछे आप ए से जब पीछे चलते हो तो ये साइक्लिक नेचर होता है। ए से पीछे चलोगे z हो जाएगा, ए से पीछे z, z से पीछे y, तो आप a को छोड़ो, z को छोड़ दीजिए और y को छोड़ दीजिए। तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा? 24, और 24 कौन सा होता है? x होता है। 5 प्लस 3 करेंगे बच्चों 8 हो जाएगा, और 8 कौन सा होगा? h होगा। सो दिस इज द आंसर p, z, x और h। तो ये कौन सा वाला आंसर हो गया बच्चों? c इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों, देखिए मुझे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है ये सब। निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन 1, 2 और 3 शामिल है। बच्चे कौन कौन से 1, 2 और 3 शामिल है? आपको तय करना है कि क्या कथनों में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सभी कथन पढ़े और उत्तर। देखिए बच्चे प्रश्न क्या है? गांव ई गांव एफ से किस दिशा में? गांव ई गांव एफ से, मतलब आपको एफ से देखना है कि गांव ई किस दिशा में है। तो बच्चों ये डायरेक्शन का क्वेश्चन तो है ही, साथ में डायरेक्शन का यूज किया गया है डेटा सफिशिएंसी में। सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको देखना है कितने डेटा से ये क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना। तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे। गांव ई गांव एफ से किस दिशा में है? ई का दिशा खोजना है, पर कहां से? गांव एफ से। एफ से आपको ई का दिशा प्राप्त करना है, जानकारी चाहिए उसमें। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है? गांव पी गांव सी के पश्चिम में है और गांव ई के उत्तर में है, तथा गांव एफ के पूर्व में है। दूसरा है गांव ई गांव ए के पूर्व में है, गांव ई गांव ए के पूर्व में है। तीसरा है गांव ए गांव एफ के दक्षिण में है। तो ये सारी जानकारी जो है बच्चों, ये आपको यहाँ पर दी गई है। आपने देखा होगा, ये आपको जानकारी पता चल गई होगी। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, बहुत आसानी से इन सब क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। आपके पास कॉपी है बच्चे, नोटबुक है, तो आप मेरे साथ सॉल्व करिए, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। जितना रीजनिंग आप 2 से 3 घंटे आप वहाँ पढ़ोगे, ये आधा घंटे 45 मिनट के अगर वीडियो को देखोगे तो आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों क्या करते हैं हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चे इसमें क्या करा है? निम्नलिखित प्रश्न में से 3, तो ठीक है, गांव ई गांव एफ से किस दिशा में? यही तो क्वेश्चन है। कह रहा है गांव पी गांव सी के पश्चिम में। पी जो है सी के पश्चिम में है, तो बच्चे P जो है C, मान लीजिए C यहां पर है, तो P इसके पश्चिम में। आपको पता है बच्चों कि ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। वेस्ट जो है पश्चिम हो गया, ई पूर्व हो गया, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण हो गया। तो गांव P गांव C के पश्चिम में है, तो इसके पश्चिम में बच्चे इसका मतलब इधर आना पड़ेगा, तो यहां पर कहीं ना कहीं गांव P हो जाएगा। इसके वेस्ट में है, इसके वेस्ट में हो गया। ठीक है, इसके पश्चिम में हो गया। अच्छा आगे देखिए, पश्चिम में और गांव ई के उत्तर में है। और बच्चे ये जो है गांव ई के उत्तर में है, तो ई के उत्तर में होने के लिए यहां पर बच्चों आप ई को रखोगे, तभी ये उसके उत्तर में हो जाएगा। तो गांव पी गांव सी के पश्चिम में है और गांव ई के उत्तर में, तथा गांव एफ के पूर्व में है। ये बात पूरा किसके बारे में बोल रहा है बच्चे? तो गांव पी के बारे में बोल रहा है। गांव सी के पश्चिम में, गांव ई के उत्तर में और गांव एफ के पूर्व में। गांव एफ के पूर्व में है ये। तो बच्चे ये हुआ, पहले से तो हमें यही जानकारी मिली। अब देखो बच्चे, खाली पहला अगर आप देखोगे तो ओनली फर्स्ट तो कहीं पर नहीं दे रहा है, बट यहां पर देखिए आपको कह रहा है कथन एक में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो क्या ऐसा है क्या? तो देखिए गांव ई गांव एफ से, तो बच्चे अगर आप यहां पर आओगे, एफ में खड़े रहोगे और ई की तरफ देखोगे, तो आपको गांव ई का जो है डायरेक्शन पता चल जाएगा। कैसे? तो यहां साउथ हो गया, यहां ईस्ट हो गया, तो बच्चे ये साउथ ईस्ट जो है इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो पहले से तो मिल जा रहा है, और पहला कहीं पर भी बच्चे देखिए नहीं कहा गया। 2 और 3 दोनों कथन में दी गई जानकारी कुल मिलाकर, तो पहला का तो यहां है ही नहीं और पहले से मिल रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। 1, 2, 3 तीनों कथनों में दी गई जानकारी, तो केवल एक की बात यहां भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। केवल कथन एक में दी गई जानकारी, चलो ये केवल कथन एक वाला यहां है,
अथवा केवल कथन एक वाला यहां पर है। अब इसमें कथन एक है और इसमें 2 और 3 दोनों कथनों में दी गई जानकारी। देखिए ऐसे आप ऑप्शंस भी देखते चले। अब देखिए 2 और 3 को हम लोग मिलाते हैं तो चलो एक से तो हमें मिल ही सकता है, एक अकेले जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। अब 2 और 3 को मिलाते हैं कि क्या मामला है कि जब 2 और 3 को मिलाते हैं तो अलग इन दोनों को मिलाने से भी हमारा आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मिल जाता है तो फिर ये ऑप्शन होगा, अगर नहीं मिलता है तो केवल कथन एक वाले क्वेश्चन में हम लोग आंसर का ऑप्शन कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो केवल 2 और 3, गांव ई गांव ए के पूर्व में है, गांव ई गांव ए के पूर्व में है, ये मिल गया बच्चा। ठीक है, गांव ए गांव एफ के दक्षिण में, गांव ए गांव एफ के दक्षिण में, तो बच्चे देखिए एफ के दक्षिण में है तो कहता है कि एफ गांव ई गांव एफ से, इसका मतलब आप यहीं से देखेंगे बच्चों तो आप इसका आंसर ऐसे भी मिल जाएगा कि साउथ क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, इधर भी हो जा रहा है। इसका मतलब 2 और 3 को मिलाने से भी हमारे को आंसर मिल जाएगा और केवल एक से भी आंसर हो जाएगा। तो 2 और 3 से भी मिल रहा है तो खाली 2 और 3 की चर्चा यहां पर नहीं है बच्चे। अब देखिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 और 3 दोनों कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर अथवा केवल कथन एक से दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सो दिस इज द आंसर, ये इसका सही आंसर है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों आपको समझना, केवल कथन एक से आप निकाल कर अगर इसको आंसर कर देते जल्दबाजी में तो आपका आंसर तो ये था, पता चला कि क्वेश्चन तो आप कर सकते थे पर आपको इसका मार्क्स नहीं मिला और प्लस निगेटिव मार्किंग और हो गई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से बच्चे ये सारी चीजें क्या होती है, क्लियर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए बच्चों, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो देखिए और बताइए मुझे इसका क्या आंसर होगा। फटाफट से कमेंट करिए बच्चों। देखिए बच्चों, इसमें आप एक बात सोचोगे तो मैंने आपको कई बार अपने कोर्स में या रीजनिंग में ये पढ़ाता होता हूं कि मैजिकल नंबर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं। तो अब बच्चे मैं थोड़ा सा आपको इसकी जानकारी दे दूं। जैसे 30 एक नंबर है बच्चे, इसको आप देखो कितनी तरीके से लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर प्लस 5, आप इसको लिख सकते हो बच्चे 6 का स्क्वायर माइनस 6, आप इसको लिख सकते हो 3 का क्यूब प्लस 3, यहां तक कि आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 6 भी, 5 इंटू 6 भी। तो देखिए बच्चे 6 का स्क्वायर माइनस 6, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 3 का क्यूब प्लस 3 और 5 इंटू 6 सभी से क्या आता है, 30 आता है। तो बच्चों मैं इन नंबर्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि इन नंबर पे लॉजिक बने होते हैं। आप बोलोगे कैसे सर, तो देखिए आप यहां पर देखिए, इसको फॉर्मूला हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस एक्स, यहां फॉर्मूला होगा x का स्क्वायर प्लस एक्स, यहां अगर आप इसको y मानते हैं इसको x, तो x क्रॉस y पर टूट रहा है और यहां x का क्यूब प्लस एक्स, सेम नंबर ऐसे। अब देखो बच्चे 132 है तो 132 को आप क्या लिख सकते हो, तो 11 इंटू 12, 11 इंटू 12, 11 इंटू 12। ठीक है, अच्छा अब 72, या तो बच्चों आप इसको 11 का स्क्वायर प्लस 11 लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर प्लस 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है, प्लस 11 करेंगे तो भी वही होगा। ठीक है, अब बच्चे 72 देखिए, तो 72 को क्या लिख सकते हैं, तो आप 9 इंटू 8 लिख सकते हैं। देखो इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, इसको ब्रेक कर दे रहा हूं। दो ऐसे नंबर जो एक दूसरे से बस एक की संख्या से डिफर कर रहे हैं, 11 इंटू 12, 9 इंटू 8, 182 बच्चे, 182, तो 13 इंटू 14, 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चे, 169 होता है, 13 इंटू 14, तो 13 इंटू 14 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 110 देखेंगे तो आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं कि बच्चों 10 इंटू 11, चाहे 11 इंटू 10 कर दीजिए। ठीक है, 11 इंटू 10। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों अगर आप यहां पर देखो तो 9 है तो 11 है, 9 है तो 11 है और 11 है तो 13 है। बच्चे 9 है, 11 है, 11 है, 13 है। अगर आप इससे देखिए ये नंबर जो है बच्चों अगर आप देखोगे तो भी समझ में आ रहा है कि इसका तालमेल 132 का 182 से बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ। ये 72 एक छोटा नंबर आ गया, 101 एक थोड़ा इससे बड़ा नंबर आ गया, तो ये नंबर इससे तालमेल बना रहा है, जबकि ये वाला बच्चों इससे तालमेल बना रहा है। ऑल्टरनेट सीरीज पे ये नंबर चल रहा है। तो देखो 11, 13, तो बच्चे अब क्या होगा, 15 इंटू 16, 15 इंटू 16, 11 इंटू 12, 13 इंटू 14, तो अब होगा हमारा 15 इंटू 16, तो 15 इंटू 16 कर देना बच्चे।
ठीक है। तो 15 इंटू 15 कर देंगे 225 प्लस 15 कर देंगे तो 225 प्लस 15 अगर आप करते हो तो ये हो जाता है बच्चे कितना 240। सो दिस इज द आंसर। आप यहां पर 240 लिख दीजिए। 240 का जो होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा 15 गुना 16। तो देखिए आप 11 से 13 और 13 से 15 आ गया, 13 से 15 आ गया। तो ये नंबर जो है बच्चे ये बहुत क्या हो गया हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट नंबर है। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है बच्चों आपको? ठीक है। बट अगर आपको और आगे चलना था तो देखिए यहां पर 9 इंटू 8 हो गया, 11 इंटू 10 हो गया। अगर आप यहां पर से देखते तो बच्चे यहां पर कहीं ना कहीं 156 आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं 12 इंटू 13 इस तरीके से ये क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं। ठीक है। तो इसका असली आंसर जो है, इसका जो सही आंसर बच्चे 240 है। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ ठीक है बच्चे, देखिए अब ये थोड़ा सा बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन है। कहता है वनस्पति जगत और आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म और पाइनस। अगर बच्चों आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों जो है एंजियोस्पर्म जो है और पाइनस जो है ये दोनों ही कहीं ना कहीं वनस्पति जगत के चीजें हैं और ये दोनों एक दूसरे से क्या है अलग है। तो इसका जो आप थ्योरी पढ़ोगे तो इसका आंसर जो होगा डी होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए बच्चे कोडिंग डिकोडिंग तो है, कोडिंग डिकोडिंग तो है, पर क्वेश्चन का लेबल थोड़ा सा डिफरेंट है। डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग ना होकर बच्चे ये कहीं ना कहीं डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन है। डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन है। डेटा सफिशिएंसी कोडिंग डिकोडिंग तो है बच्चों बट डेटा सफिशिएंसी से। देखिए कैसे, गो का कूट भाषा में कैसे लिखा जाता है, गो को कूट भाषा में कैसे लिखा जाता है। पहला भी दिया हुआ नेवर गिव अप ऐसे दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ है गिव एनीथिंग को लेकर, थर्ड का दिया नेवर गिव थिंग टू JEASBE के रूप में कूटबद्ध किया गया है। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए आपको यहां पर थोड़ा सा चीजें, यहां पर JEKAPA लिखा हुआ है, JEPAS लिखा हुआ है, JEASBE लिखा हुआ है। अब कह रहा है 1, 2 और 3 तीनों कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर, फिर कह रहा है 1 और 2 दोनों कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर। यहां पर दे रहा है बच्चे 2 और 2, थोड़ा सा यहां पर गलत है, आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लें। 2 और 3 को मिलाकर, 1, 2 और 3 तीनों कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऐसा है बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको पहले एक बार ना सॉल्व करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्व कैसे आएगा, जीओ मिलने वाला कैसे है हम लोग को। ठीक है, तो जीओ कैसे मिलने वाला है इसको पहले बच्चे एक बार हम लोग चीजों को मिलाकर सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए। हाँ ठीक है बच्चे, अब आप देखो तो नेवर गिव अप, नेवर गिव अप इसको क्या लिखा गया है, तो JEKA और PA। मैं इसको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूं, नहीं तो मैं वहीं पर क्वेश्चन बना देता ताकि आपको क्लियर चीजें समझ में आए कैसे करना, इसलिए मैंने थोड़ा इसको ठीक से लिख दिया। गिव एनी थिंग, गिव एनीथिंग, JEPAAS लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद नेवर थिंक गो, तो उसका क्या लिखा हुआ बच्चे, JEAS और BE लिखा हुआ है। ठीक है, BE लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों आप क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, तो कॉमन देखते हैं, कॉमन देखकर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कर देते हैं। अगर आप देखिए बच्चों यहां नेवर लिखा हुआ है, यहां भी नेवर लिखा हुआ है, तो दोनों में नेवर है और कोई चीज इसमें कॉमन नहीं है, तो इन दोनों में क्या है बच्चे, तो JE और JE। तो चलो ठीक है, नेवर का तो हमें JE से मिल गया, बट हमें चाहिए गो का। तो बच्चे अब आप यहां देखिए, हमें इस कोड में नेवर का जानने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, बच्चों, टारगेट क्वेश्चन जो हमारा है वो गो है। टारगेट क्वेश्चन जो हमारा है वो गो है, क्योंकि गो का हमें कोड चाहिए। एक्चुअल में हमें गो का कोड चाहिए, देखिए ना, गो का कोड चाहिए। तो मैंने इसी लाइन से इसीलिए स्टार्ट किया, इसमें नेवर है और बच्चों नेवर यहां पर था, बिना इसके तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि नेवर का जब तक आपको पता नहीं चलेगा कैसे आप निकालोगे कि किसका कोड क्या है। तो नेवर यहां पर है, नेवर यहां पर है। अगर ये नहीं होता तो आप नेवर का फाइंड ही नहीं कर पाते।
अब थिंक का चाहिए, अब थिंक का चाहिए तो बच्चे इससे काम नहीं होगा, थिंक का चाहिए तो आपको इसके पास जाना पड़ेगा, ये अगर दूसरा नहीं होगा तो आप थिंक का नहीं निकाल पाएंगे, तो क्योंकि गो तो है फिर कहीं पर यूज हुआ ही नहीं है, तो आपको थिंक भी चाहिए। तो अब देखिए थिंक का जब आप इसका निकालोगे तो थिंक का क्या हो जाएगा, अब थिंक का अगर आप यहां इसको ऐसे कर लेते हैं तो यहां भी थिंक है, अब इन दोनों का कॉमन क्या है, तो बच्चे आप इन दोनों में से कॉमन देखिए, तो थिंक का कॉमन क्या है, एएस है, इसका भी क्या है, एएस है। क्लियर है, तो बच्चे दोनों में एएस दिया हुआ है। अब देखिए आपका गो का कोड आराम से मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, बीई। इसका मतलब 1 2 और 3, अगर तीनों रहेगा बच्चों, तीनों रहेंगे तभी इसका आंसर निकाला जा सकता है। तो इसका आंसर होगा 1 2 और 3, तीनों कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे इस तरीके से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। बताइए बच्चों कौन सा वाला निम्न में से असंगत को अलग करे। कहीं ना कहीं आपको इसमें ऐसा एक ऑप्शन खोजना है जो बाकी तीनों से भिन्न है, बाकी तीनों से भिन्न है, तीनों से डिफरेंट है, वो आपको इसमें फाइंड आउट करनी है बच्चों। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में देखिए बच्चों, जब आप इस क्वेश्चन में अल्फाबेट की बात करते हैं, अल्फाबेट की, तो कई लॉजिक जो होते हैं बच्चे, कई लॉजिक जो होगा वो डिपेंड करेगा किसमें, कॉन्सोनेंट, व्यंजन और वोवेल स्वर पर भी डिपेंड करेगा, कॉन्सोनेंट और वोवेल पर डिपेंड करेगा। तो अगर आप यहां पर देखिए तो यहां आपको ए जो है एक वोवेल मिल रहा है, ए वोवेल मिल रहा है। ई देखेंगे बच्चों आप, ई, तो ई इस पर भी वोवेल है, मौजूद है। ओ देखेंगे बच्चे तो यहां स्वर मौजूद है, जिसको इंग्लिश में हम लोग वोवेल कहते हैं। पर डीएलजी में बच्चों कोई वोवेल मौजूद नहीं है, डीएलजी में कोई वोवेल मौजूद नहीं है। तो बच्चे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डीएलजी होगा, वो बाकी तीनों से भिन्न है। बच्चे ऐसे क्वेश्चन को करने का ये तरीका होता है कि तीन एक समान के होने चाहिए, तीन में जो लॉजिक आप लगा रहे हो वो तीनों में अप्लाई हो, और वो लॉजिक चौथे में अप्लाई नहीं होगा, इसीलिए वो चौथा जो है बाकी तीनों से अलग होगा। तो हमेशा ध्यान रखें तीन में समानता, तीन एक समान के होने चाहिए और एक जो है उससे डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए बच्चे, आंखें, दृष्टिपटल और आंख की पुतली। तो चलिए बच्चे देखिए, आपको पता है आंखें, उसके अंदर क्या हो जाएगा, दृष्टिपटल, जिसको हम लोग रेटिना भी कहते हैं, रेटिना। ठीक है, आईज। और बच्चे आंख की पुतली तो कॉर्निया हो गया। क्लियर है बच्चे, कॉर्निया हो गया। तो कई बार जब हम लोग आंखें दान देते हैं तो शायद आपको भी पता है जीएस में कि हम लोग कॉर्निया जो है उसका दान करते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे, आंखें और आंखों के अंदर दृष्टिपटल, और दृष्टिपटल के अंदर जो होगा कहीं ना कहीं आपका कॉर्निया होगा। तो इसका आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये थोड़े क्वेश्चन जो हैं ऐसे हैं जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में भी इसको वेन डायग्राम पर बेस्ड है। चलिए देखिए बच्चों, जब मैंने ये क्वेश्चंस आपको कई बार ऐसे समझाया, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप यहां पर देखें तो LENT, जिसका हमें कोड फाइंड आउट करना है, LENT जिसका हमें कोड फाइंड आउट करना है, आप ये देखोगे बच्चे कि ये जो सारे लेटर्स हैं LENT, ये जो सारे लेटर्स LENT है, इनका कहीं ना कहीं ऊपर आपको ये सारे लेटर्स मिल जाएंगे। देखिए ना बच्चों, T मिल रहा है, E मिल रहा है, L मिल रहा है, N मिल रहा है, वो सारे मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चे एनालॉगी बेस्ड होते हैं, एनालॉगी बेस्ड। एनालॉगी का मतलब क्या हुआ, समानता पर आधारित, समानता पर। आपको सिर्फ एक समान आपको यहां देखना है कि बच्चे अगर आपको L देखना है तो आप देखिए, अब ऐसे कैसे पता चलता है कि सर ये बिल्कुल समानता पर है, देखिए 2 बार E है यहां पर और यहां लास्ट में E है, तो यहां लास्ट में E है तो बच्चे 9 है, यहां पहला E है तो 9 है, और यहां पर सेकंड लास्ट E है तो बच्चे यहां भी 9 है। ऐसे तुरंत ये पकड़ में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप वहां पर नहीं जानेंगे तो आप वहां टाइम लगाएंगे, तब तक बाकी बच्चों जो हैं और सारे क्वेश्चंस आगे सॉल्व करके चले जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस का आपके ध्यान जो होती है, ऐसे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपको यादाश्त या क्लिक एग्जाम में तभी करता है
जब ऐसे क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस पे रहते हो। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप कितना जानते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है, लोगों को लगता है कि बस मैं अभी रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट नहीं, अभी इसको पहले पूरा कंप्लीट करेंगे देन विल स्टार्ट दिस मॉक टेस्ट पेपर। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है बच्चों। आपकी तैयारी को रफ्तार तभी मिलेगी जब आप क्वेश्चंस के सेट सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, मॉडल पेपर्स करते हैं, सैंपल पेपर्स करते हैं, उत्कर्ष में ये सारी चीजें मौजूद हैं। अगर आप इनका फायदा उठाओगे तभी आपको इसका फायदा मिलेगा और आपका यूपीएसआई का सपना जो है साकार हो सकता है। तो देखिए हमें क्या करना था बच्चे, LENT करना था। तो L का बच्चों क्या हो जाएगा, तो L का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। E का क्या होगा, तो बच्चे E देखिए E यहां पर 9 हो जाएगा। N का क्या होगा, तो अब बच्चे एंटर में N यहां पर है और यहां 1 है तो यहां 1 हो जाएगा। और बच्चे T तो T यहां पर थर्ड लास्ट है तो थर्ड लास्ट कौन सा हो जाएगा बच्चे 5 हो जाएगा। तो आंसर होना चाहिए 2915। ऐसा कोड बच्चों बिल्कुल आपको यहां ए पर मौजूद है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ, जडेजा उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए बच्चे, जडेजा उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलकर, तो बच्चे देखिए उत्तर दिशा का मतलब हुआ अगर वो यहां से स्टार्ट होता है तो इधर ये जो होगा ऊपर का डायरेक्शन। बच्चे हम लोग जब क्वेश्चन को डायरेक्शन को सॉल्व करते हैं तो उत्तर दिशा ऊपर मान के चलते हैं, ये एक बहुत बेसिक सी बात है। तो कितना किलोमीटर बच्चे, 3 किलोमीटर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं मतलब क्या हो गया बच्चे, लेफ्ट हो गया, वामावर्त हो गया। बाईं मतलब लेफ्ट हो गया बच्चे, वामावर्त हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, घड़ी के विपरीत हो गया। अब देखिए घड़ी के विपरीत का मतलब अगर ये घड़ी की सुई होती तो इधर चलती, घड़ी का विपरीत इधर होगा, वामावर्त ये होगा, बायां इधर होगा। और कितना चलना है बच्चे, 7 चलना है तो वो इधर 7 किलोमीटर चल जाता है और यहां पहुंचता है। ठीक है, चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर, तो बच्चे देखो फिर बाईं ओर तो घड़ी के विपरीत ही होगा, पर कितना 6 चलना है। तो बच्चे देखिए यहां तक को अगर आपने 3 माना है तो इसका डबल चल लीजिए, कहीं ना कहीं यहां तक चले आइए तो ये 6 किलोमीटर हो गया। ठीक है, थोड़ा 7 बड़ा बना लेना चाहिए था, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दिमाग में रखेंगे ये 7 है, ये 6 था, क्योंकि यहां 3 था तो बच्चे इससे कंपेयर करके थोड़ा बड़ा बना लिया, 6 किलोमीटर चलता है। और वह फिर बाईं और मुड़कर 7 किलोमीटर, देखिए बच्चे बाईं तो इसका मतलब फिर घड़ी के विपरीत, अगर घड़ी की सुई होती तो इधर चलती, और बाईं और मतलब घड़ी के विपरीत, दायां और मतलब घड़ी के साथ। मैं यहां बार बार लिख देता हूं बच्चे, राइट होगा तो क्लॉकवाइज होगा, घड़ी के साथ होगा, घड़ी के साथ चलना है बच्चे, और इसी को हम लोग दक्षिणावर्त भी कहते हैं। जबकि लेफ्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, घड़ी के विपरीत बच्चे, घड़ी के विपरीत चलना है हमें, और इसको वामावर्त भी कहते हैं, वामावर्त भी कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो बच्चे देखिए इधर चलना है, कितना किलोमीटर चलना है, तो 7 किलोमीटर चलना है। 7 किलोमीटर बच्चे बिल्कुल जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी यहां हो जाएगी, यहां आ गया और इधर की तरफ उसका फेस है और चलता है। जडेजा का मुख किस दिशा में, तो देखिए बच्चे ये किस दिशा में, तो आप ऊपर देख लीजिए, आपको बताया था कि भाई ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और ये वेस्ट, तो इसका मुख किधर की तरफ है बच्चे, तो अगर आप इधर देखेंगे तो किधर की दिशा भी है, ईस्ट की ओर है। तो ये बच्चे आपका आंसर पूर्व हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए अन्य विकल्पों में से ये बच्चे क्वेश्चन कितनी बार आए होंगे, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है, एसएससी के एग्जाम में, सीएचएसएल के एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में, यूपी के कई एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। यहां तक कि बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका आंसर देखते ही हमारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई ये टमाटर होगा। आलू जो होता है बच्चे धरती के नीचे, गाजर भी होता है धरती के नीचे से, प्याज भी होता है जो जमीन धरती से मिल जाता है, पर टमाटर जो होता है उगता है बच्चे वो कहीं ना कहीं धरती के ऊपर उगता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर डिसाइडेड है, सभी बोर्ड इसका आंसर जो है टमाटर मांगते हैं, इसमें और कोई लॉजिक नहीं लगाना है बच्चों। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर प्रैक्टिस से ही हम लोगों को याद हो जाता है, ये नहीं कि इस पर हम लोग तर्क करना स्टार्ट करेंगे, सर ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मैंने कहा कि 10 साल से 20 साल से इस क्वेश्चन को लाया जा रहा है, इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, जिसका आंसर बोर्ड हमेशा टमाटर ही देता है, और जो मैंने लॉजिक आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चे। मैं ये बार बार आपको कहता हूं कि सिलोगिज्म जो है मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपको बताता हूं, और आप यहां पर देखिए कवि से कहां जाना है, तेल, कवि से कहां जाना है, तेल। तो कवि से अगर आपको तेल लाना है बच्चे तो देखिए यहां पर कुछ कवि तेल होते हैं, कवि से तेल आप यहीं पर से चले जाएंगे। यहां बच्चे 50 है, यहां भी 50 है, नीचे भी 50-50 है, इसलिए कुछ कवि तेल होते हैं। ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
कुछ नारियल कवि होते हैं, कुछ नारियल कवि होते हैं। अगर ये चाहिए बच्चे तो नारियल से तेल, तेल से कवि, बट यहां देखिए कॉमन टर्म दोनों जगह 50 पे है, इसीलिए इनके आंसर्स नहीं निकल सकते हैं। सेकंड क्या होगा बच्चे, गलत हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर जो होगा केवल पहला अनुसरण करता है, यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। देखकर ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, चाहे किसी भी लेवल का ये क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन 1 और 2 शामिल है, आपको तय करना है कि कथनों में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़ें और उत्तर दें। पंक्ति में कितने विद्यार्थी, जब यही बात आई, पंक्ति की बात आ गई बच्चे, पंक्ति की बात आई, तो आपको दिमाग में ले आना है कि जो क्वेश्चन है वो रो का है, लाइन का है, इसी को हम लोग क्यू भी कहते हैं, क्यू कतार, रेखा, पंक्ति, कतार। ऐसे क्वेश्चन बच्चे कहां आते हैं, तो रैंकिंग में आते हैं, रैंकिंग जहां स्थान पोजीशन बताना होता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अरविंद बाएं छोर से, अच्छा पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, इसका मतलब हमसे टोटल पूछा जा रहा है, टोटल। अब कई बार मैंने बताया बच्चे, टोटल को जानने के लिए एक दो बातें अगर पता हो, कॉमन पॉइंट क्या होता है, दो बिंदु है तो उसके बीच में कितने लोग हैं, या इंटरचेंज की मदद से बहुत आसानी से टोटल निकाला जा सकता है। तो अगर आपने इसको ठीक से पढ़ा है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। अरविंद बाएं छोर से 7वां और प्रभु दाएं छोर से 5वां, बस इतने से कभी भी हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। ये बात आपको कंसेप्ट से आनी चाहिए, प्रैक्टिस आनी चाहिए। अरविंद बाएं छोर से 7वां है और प्रभु दाएं छोर से 5वां है। सपोज कर लीजिए एक पंक्ति में कुछ लोग खड़े हैं, तो अरविंद बाएं से आपका 7वां है, प्रभु दाएं से छोर से 5वां है, तो इसे कैसे पता चलेगा कि टोटल कितने लोग हैं। अपनी जगह की अदला बदली करने के बाद अरविंद बाएं छोर से 17वां हो जाएगा। बच्चे अगर आपके पास कंसेप्ट है तो देखिए कि इसमें इंटरचेंज होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर वो अपनी जगह अदला बदली कर देते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, उसके बाद किसी एक का पोजीशन दिया होगा, तो ये क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे। आंसर इसका क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के इस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता था, पर चलिए मैं इसको सॉल्व भी करके बताता हूं। बट आपको ये क्वेश्चन सॉल्व अगर आप करने लगे वहां पर, तो आपका काफी समय बीत जाएगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके कोर्स में हो जानी चाहिए कि दो चीजें देखकर दोनों व्यक्ति का पोजीशन और बाद में अगर वो इंटरचेंज करके एक व्यक्ति का पोजीशन दिया हो तो बहुत आसानी से टोटल निकाला जा सकता है। ये बात आपको कोर्स में ही पता चल जानी चाहिए, ताकि एग्जाम में आप अपने आंसर्स पे सीधा जाएं, न कि बीच के कैलकुलेशन में आप फंसे रहें और कंफ्यूज होने लगे और दूसरे लोग आपसे फिर आगे निकलने लगे। ठीक है, तो बच्चे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं बताऊं। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, हाँ इस क्वेश्चन में देखिए अरविंद बाएं छोर से 7वां, बिल्कुल सिंपल करते हैं इसे बच्चे। बायां मतलब इधर लेफ्ट ले लेते हैं, लेफ्ट बाएं, ठीक है, और बच्चे इधर की तरफ हम लोग राइट मान लेते हैं जो कि दाएं है। ऐसे हम लोग हमेशा इसको लेकर चलते हैं। हमारा ये मानना होता है क्वेश्चन में कि सभी लोग कहीं ना कहीं नॉर्थ की तरफ देखते हुए खड़े हैं, तो ये दायां छोर, ये बायां छोर हो गया। ठीक है, अरविंद बाएं छोर से 7वां, तो बच्चे चलिए इधर से चलते हैं और यहां अरविंद को बच्चे हम लोग अरविंद को ए लिख देते हैं। ठीक है, और देखिए अरविंद बाएं छोर से क्या है, तो 7th पोजीशन पे है। चलो ठीक है, अब देखिए बच्चे दाएं से आपको एक आदमी का यहां पर पता है, कौन, प्रभु क्या है, तो प्रभु जो है दाएं से क्या है बच्चे, 5वां है, तो 5th लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है आगे, ठीक है, ये क्वेश्चन तो ये पॉइंट तो यहीं से खत्म हो गया, इससे हमें कुछ नहीं पता चला। अपनी जगह की अदला बदली करने के बाद तो बच्चे सिर्फ इससे कुछ नहीं पता चलेगा कि अपनी जगह की अदला बदली, अगर ये पहला पॉइंट न ले तो केवल दूसरा से भी कुछ बात पता नहीं चलता है। बट अगर दोनों को मिला दे तो ये लोग जब इंटरचेंज करते हैं, तो बच्चे जैसे ही इंटरचेंज करेंगे, आप समझिएगा यहां पर जैसे इंटरचेंज करेंगे, यहां पर कौन आ जाएगा, तो यहां पर बच्चों पी आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, ए, यहां अरविंद और यहां प्रभु। अब देखिए क्या कर रहा है, अपनी जगह की अदला बदली करने के बाद अरविंद बाएं छोर से, मतलब इसी छोर से बच्चे, इसी छोर से वो अब यहां 17वां हो गया। देखिए यहां ये 17वां हो गया और यही पोजीशन बच्चों 5 भी तो है, इधर से 5 है। ठीक है, अब अगर हम लोग इस पॉइंट को पकड़ ले तो मैंने बहुत आसानी से बताया बच्चे, इसको कॉमन पॉइंट हम लोग अपने कोर्स में कहते हैं, कॉमन पॉइंट। अगर आप देखिए मैं ऐसे बोलूं कि अरविंद अगर इधर से 5वां है, इधर से 5वां है, तो इसके इधर कितने बच्चे हो गए,
4 बच्चे हो गए। अरविंद इधर से 17वां, इसके इधर कितने बच्चे हो गए? 16 बच्चे हो गए। और अरविंद अपने कितना हो गया? तो 1। उधर कितना? 4। इधर कितना? 16। इधर कितना? 1। तो 16 4 20, 20 और 1 21 बच्चे। इसका आंसर बहुत फटाफट निकल सकता है। पर मैंने कहा कि इसको निकालने की जरूरत नहीं होती। कोर्स अगर आप कर लेते हैं, चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है कि इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से कर लेते हैं। अगर आपने रैंकिंग पढ़ी होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना इसको सॉल्व किए भी कर सकते थे। तो 1 और 2 दोनों कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा नहीं है। 1 और 2 कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है और यह क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। डायरेक्शन का है, डायरेक्शन का है। फटाफट आप भी इस क्वेश्चन को ट्राई करिए बच्चों। मैं आपको 30 सेकंड्स देता हूं, आप भी क्वेश्चन को करिए। क्योंकि डायरेक्शन से आपने देखा कि इसी सेट में आपको 2 क्वेश्चन मिल गया। एक क्वेश्चन शायद पहले वाले सेट में भी था। तो 3 से 4 क्वेश्चन कभी कभी कवर कर दिया जाता है डायरेक्शन से। ठीक है, तो अगर करना चाहते हैं यूपीएसआई एग्जाम को क्लियर, तो एक ऐसा कोच चूज करें जो आप पर बच्चों आपसे ज़्यादा भरोसा करता हो, ताकि आप एग्जामिनेशंस को कॉन्फिडेंस के साथ निकाल सकें और उनसे ये सारी चीज़ें सीख सकें जो आपके एग्जाम्स को निकालने के लिए काफ़ी होगा। एक स्त्री एक बिंदु से चलती है और 15 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। तो चलिए बच्चे, एक स्त्री यहां से चलती है, मान लीजिए उसको इनिशियल पॉइंट मैंने ले लिया और वो 15 मीटर 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, जाती है। वो बाएं मुड़ती है और 12 मीटर, बच्चे वो बाएं मुड़ी, बाएं देखिए, इधर दायां हो जाएगा, इधर बायां होगा। वो बाएं मुड़कर कितना मीटर? तो बच्चे 12 मीटर चलती है। ठीक है, 12 मीटर इसको ले लेते हैं यहाँ। चलिए थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं। 12 मीटर चलती है, 12 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। फिर से वह दाएं, दाएं मतलब बच्चे क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज अगर ऐसे ये घड़ी की सुई आप मानते हो तो क्लॉकवाइज नीचे या राइट हैंड नीचे होता है, दायां नीचे होगा। और कितना मीटर? तो 5 मीटर। तो बच्चे ये 5 मीटर चलती है, यहां पहुंचती है, मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। आखिर में वो पलटती है। पलटने का मतलब होता है बच्चे 180 डिग्री, ठीक अपने पीछे आप पलटिए। अगर मुझसे कोई कहता है पलटना, तो पलटना का मतलब क्या होगा बच्चे? ऐसे अगर मैं रहूंगा तो बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाऊंगा, यू टर्न ले लिया जाएगा, तो पलटना होता है। ठीक है, तो आखिर में वो पलटती है और 20 मीटर चलती है। आखिर में बच्चे अगर वो यहां पर जा रही थी, उसका फेस तो नीचे था, उसने पलटा, तो बच्चे इसका मतलब वो ठीक कहां पर हो जाएगी? ऊपर की तरफ आ जाएगी। और कितना मीटर? 20 मीटर। तो चलिए बच्चे देखते हैं यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 5 और फिर 15 चलना है। तो ये भी डिस्टेंस बच्चों 15 ही था और यहां से वो 5 यहां तक आई और 15, तो बिल्कुल एकदम इसी सीध में बच्चों ये यहां पर आ जाएगी। अगर तो ये देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे? 20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 15 था और ये 5 था। अब बच्चे ये फाइनल पॉइंट हो गया। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। वो आरंभ बिंदु से कितनी दूर है? वो आरंभ बिंदु से या आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो बच्चे ये डिस्टेंस जो है आपको निकाल के बताना है। तो ये डिस्टेंस आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। ये डिस्टेंस अगर आप देखो बच्चों, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा कितना मीटर होगा? जितना नीचे है 12 मीटर ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। तो बच्चे एक बार अलर्ट हो जाइए। अगर आपको क्लियर करना है तो अलर्ट मोड में रहे बच्चों। क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, तभी ये हो पाएगा। देखिए बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस बार बार 2017 में एग्जाम्स में आए हैं जिसको हम लोग कहते हैं डॉट सिचुएशन। डॉट सिचुएशन, डॉट सिचुएशन, ये डॉट सिचुएशन के क्वेश्चन है और मैंने इसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कराया अपने कोर्स में। तो डॉट सिचुएशन का क्वेश्चन जो है बच्चों आपको मिलेगा। तो डॉट सिचुएशन में करना क्या होता है बच्चों? सिर्फ आपको ये देखना है बच्चों, यहां पर एक गलती है, इसको थोड़ा सा ये कर लीजिए। यहां पर ये नहीं है बच्चों, ये थोड़ा सा, बस इतना ही है बच्चों। क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है, क्वेश्चन इतना ही है, इसी पे आपको क्वेश्चन करना है। देखिए बच्चे, आपको एक ऐसी स्थिति खोजनी है जहां पर सिर्फ 2 चीज, एक कौन? सर्कल, वृत्त, और बच्चे एक कौन? ट्रायंगल। सिर्फ यही दोनों चीजें वहां पर मिल रही हो, सर्कल और ट्रायंगल, वृत्त और त्रिभुज। जहां सिर्फ वृत्त और त्रिभुज दोनों मिल रहे हो और उन दोनों पर कहीं ना कहीं हम लोग डॉट दे सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको देना है। ठीक है,
तो देखिए बच्चे, ये आसानी से जो इसमें मिल रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें नहीं बनाइए। यहाँ पर जो है बच्चों आप देखोगे तो आपका वृत्त और त्रिभुज दोनों मिल रहे हैं। यहाँ सर्किल हो गया और यहाँ त्रिभुज हो गया, तो यहाँ पर अगर लाओगे तो सही क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर जो हो गया बच्चे सी हो जाएगा। देखिए, और कहीं ये चीज़ नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चे, वो क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चे, एक्स और वाई के पुत्र हैं। चलिए ठीक है, एक्स और वाई के पुत्र है। तो बच्चे के दो पुत्र हो गए, कौन कौन? एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई के पुत्र है। एक्स एस का पिता है। एक्स बच्चे जो है, देखिए इसके दो पुत्र है बच्चे, प्लस ये दोनों ही जो है पुत्र है किसके? के। ठीक है, अब बच्चे यहां पर देखिए, एक्स पिता है किसका? एस का। या देखिए कह रहा है एक्स एस के पिता है, वाई का एस से क्या संबंध है? बहुत सिंपल हो गया बच्चे, ये तो क्वेश्चन सिंपल हो गया कि देखिए ये लोग दोनों कहीं ना कहीं बेटे थे, तो ये दोनों कहीं ना कहीं भाई हैं, और ये जो है एक्स जो है बच्चे वो एस के फादर हैं। तो बच्चे इनका जो है ये जो वाई हैगा वो वाई एस का क्या होगा? तो वाई जो है एस का क्या हो जाएगा बच्चे? चाचा हो जाएगा। वाई का एस से, तो वाई क्या है? तो वाई क्या है बच्चे? चाचा है। तो ये आंसर चाचा इसका हो जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों ये ब्लड रिलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से विकल्प को चुनिए जो सबसे अलग है। तो बच्चे हेनरी आपने सुना होगा, फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं हेनरी को। शायद इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस का जो है बच्चे ये यूनिट है इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस। वॉट भी आपने सुना है बच्चे। पावर कहते हैं, पावर या एनर्जी का तो बच्चे जूल होता है, पर पावर का ये वॉट ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। पावर वॉट, हेनरी इलेक्ट्रिकल। अच्छा, टेस्ला जो है बच्चे वो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है बच्चे, डेंसिटी। ठीक है, पर किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये सब जो है बच्चे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक से रिलेटेड है। बट बच्चे किलोग्राम जो होता है वो तो किसके लिए होता है? वो हम लोग जो है द्रव्यमान के लिए लेते हैं, वो वेट के लिए, मास के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो किलोग्राम जो है बच्चे ये बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है बाकी तीनों से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर यही है। अब देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन यहां है, एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय करते हुए कहा। तो बच्चे एक व्यक्ति है, ठीक है, एक कोई पर्सन है, हाँ एक व्यक्ति है। एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा, इनकी पौत्री का मतलब क्या होगा बच्चे? इनका कोई पुत्र होगा और उनकी जो बेटी होगी पुत्री होगी। यही तो हुआ बच्चे। इनकी पौत्री कौन होगी? पौत्री कौन होगी बच्चे? तो इनका जो पुत्र होगा उसकी जो बेटी होगी, उनकी जो पुत्री होगी वही तो उसकी पौत्री होगी। कहते हैं इनकी पौत्री मेरे भाई की मां। तो ये जो है बच्चे, जो लड़की कह रही है उसके भाई की मां है, तो उसका भाई हो गया। मुझे थोड़ा सा मैं उसको ऊपर बना लेता हूं ताकि आप चीजें सब क्लियर हो जाए। देखिए, व्यक्ति, ठीक है, उसका कोई पुत्र बच्चे, उसकी कोई पुत्री, तभी तो पौत्री होगी। अब ये पौत्री हो गई। ये जो है महिला की भाई, जो महिला का जो भाई है बच्चे, भाई और यहां महिला, ठीक है, यहां महिला, तो उसका भाई है, उसकी जो ये मां है बच्चे, अगर उसकी मां है तो इसकी भी तो मां होगी, इसकी भी तो क्या होगी? मां होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चे, माता जी के, इसकी माता के पिता, इसके माता के पिता जो होंगे वो क्या होंगे? नाना होंगे। और नाना के भी पिता, तो बच्चे नाना के भी अगर पिता होंगे तो पर नाना यहां पर आंसर हो जाएगा। आप इस वाले ऑप्शन को बच्चों आंसर कर दीजिए। ठीक है, देखिए महिला कहती है व्यक्ति की जो पौत्री होती है, तो पुत्र की पुत्री को पौत्री कहते हैं। वो उसके भाई की मदर है, भाई की मदर है तो इसकी भी मदर हो गई। उसकी माता जी के जो पिताजी होंगे नाना, और उनके भी जो पिताजी होंगे वो पर नाना। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बच्चों ये एग्जाम्स में आए थे। तो आपको लास्ट वाले सेट में मैंने 21 क्वेश्चन कराया था और ये 19 टोटल 40 क्वेश्चन जो है बच्चे ये कंप्लीट हो गया और ये सेक्शन पूरा रीजनिंग का कवर हो गया है। ठीक है, तो ये
टॉपिक, ये सारी जो बच्चे पूरा सेट था आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सारे सेट जो है एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने सारे सॉल्व करा दिए। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया बच्चों तो एक बार अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में कहीं ना कहीं इसको सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इनका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।